वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वॉइस ऑफ मानवता चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जगदीश सतनामी, छत्तीसगढ़ से वॉइस ऑफ मानवता के लिए। आज हम इस विषय पर खास चर्चा करने के लिए आज के हम सभी मेहमानों को इस प्रोग्राम में उनका बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। 5 राज्यों में भारत में चुनाव हुआ, जिसमें वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा, तमिलनाडु और केरला। और इन पांचों राज्यों में जो चुनाव हुआ है, इस पर सोशल मीडिया में बहुत चर्चाएं हो रही है। और उसी चर्चा में हम लोग भी अपने वॉइस ऑफ मानवता चैनल में शामिल हुए हैं, और खास करके वेस्ट बंगाल के विषय पर हम लोग आज डिबेट करने जा रहे हैं। क्योंकि इस इलेक्शन को लेकर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई थी, और वेस्ट बंगाल में खास करके भारतीय जनता पार्टी और उनका पूरा शासन तंत्र उस वेस्ट बंगाल में लगा हुआ था। और हम उस पर ही आज चर्चा करने जा रहे हैं कि जिस ढंग से एक नारी शक्ति ने उस सिस्टम को हिला करके रखा, और उन्होंने अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया, और उनके सामने किसी भी प्रकार की जो ताकतें हैं वो टिक नहीं पाई। इसी पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम संतोष साहू जी का इस चैनल में स्वागत करते हैं। संतोष साहू साहब, आप एक ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, वकील भी हैं। तो आपको लगता है कि वेस्ट बंगाल में सब पर ममता भारी क्यों पड़ी? वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। नमो बुद्धाय, जय भीम सभी साथियों को, और लोकतंत्र पे आस्था और विश्वास रखने वाले जितने भी लोग हैं उन सभी को भी हमारा अभिवादन। पश्चिम बंगाल भारत का एक बहुत सामरिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से बहुत खास राज्य है। भारत संघ का वो एक स्टेट है। यहाँ पे जो अभी चुनाव संपन्न हुए, उस चुनाव में भारत सरकार, केंद्र का जो सरकार है, संघ प्रमुख जो लोग हैं, वो भारत के खुद प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी दर्जनों रैलियां किए, सभा किए। भारत के गृह मंत्री जी माननीय अमित शाह जी का दर्जनों रैलियां हुई, गली गली वो इतना नीचे उतर कर वोट के लिए कोशिश किए। और देश का केंद्रीय जो सत्ता है वो आखिरी कोशिश किया, वो वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए, ऐसा उनका बहुत आखिरी हद तक जो कोशिश किया जा सकता था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वो किया गया। फिर भी पश्चिम बंगाल के मतदाताओं ने, चूंकि उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक ही जो उद्देश्य है कि इस देश को हमको किसी कीमत पे हिंदू राष्ट्र बनाना है, और हिंदू राष्ट्र तो एक सामने की बातें हैं, उसके पीछे ब्राह्मण राष्ट्र बनाना है, और उसके लिए वो लोग काफी कोशिश किए। उसको पश्चिम बंगाल की जनता मानने से इंकार किया, और पश्चिम बंगाल की जनता ने साबित किया कि भारत में विज्ञानवादी व्यवस्था चाहिए, मानवतावादी व्यवस्था चाहिए। बहुत हो गए भाग्य, भगवान और ऐसे जो धार्मिक बातों के ऊपर उलझा के देश के लोगों को गुमराह करके लोग वोट हासिल कर रहे हैं। और अभी जो किसान आंदोलन देश में हुआ है, उसका भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा पश्चिम बंगाल के चुनाव में। पश्चिम बंगाल के किसानों ने पूरी तरीके से बीजेपी को खारिज कर दिया। जी। और चूंकि जो कृषि बिल आया है वो राज्य की सूची में वो विषय है, उस पे केंद्र सरकार कानून बनाया, संविधान के विरोध में जाके बनाया। ये किसानों का कहना है, पूरा देश भर में लाखों करोड़ों लोग सड़कों पे उतर रहे हैं, और केंद्र की सरकार का चुना हुआ सरकार जिस तरीके से अपना
हर धर्मिता वो त्यागने को तैयार नहीं है, उसका जवाब पश्चिम बंगाल के मतदाताओं ने दिया है। और मैं आज जो बातें आ रही हैं सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, मैं आपके वॉइस ऑफ मानवता चैनल के माध्यम से एक बात रखना चाहता हूं कि भारत में अब ईवीएम को हटाकर पुराने बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। ये इसके लिए पूरे देश में लोग लगे हुए हैं। पीछे 22 राजनीतिक पार्टियां भी निर्वाचन आयोग के समक्ष अपना आवेदन किए थे और आनन फानन में वो नहीं हो पाया था और तरह तरह की बातें। सुप्रीम कोर्ट भी माना कि ईवीएम से पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता, इसलिए ईवीएम में बीबीपीएटी मशीन अलग से लगाए जाए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ, इसके बाद 3,500 करोड़ भारत सरकार को देना पड़ा, वीवीपैट लगाना पड़ा। और इसके बाद भी अभी ये संशय बना हुआ है, इसलिए भारत में बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, ईवीएम मशीन को सिरे से खारिज किया जाए। ये भी एक बात बंगाल से बार बार उठा है। और ये जो आज जो बंगाल का स्थिति है, इतना बड़ा जबरदस्त बहुमत तृणमूल कांग्रेस को मिला है, बहन जी ममता बनर्जी जी को, वो भारत के जागरूक मतदाताओं का निर्णय है। और बंगाल तो वो उर्वरा धरती है जो हर समय भारत को एक दिशा देने का काम किया है। ये चुनाव का बहुत गहरा और दूरगामी परिणाम भारत की राजनीतिक परिस्थितियों में पड़ेगा और भारत सरकार अपनी हर धर्मिता छोड़े। और ये एक बात है कि एक राज्य के चुनाव में देश का प्रधानमंत्री, पूरा सरकार लग जाए एक राज्य के मुख्यमंत्री को हराने के लिए, ये बड़ा सोचने की बात है कि आखिर बंगाल में ऐसा क्या बात था जिसमें ये लोग इतनी बड़ी ताकत, पूरे देश की ताकत झोंकने के बाद भी सफल नहीं हुए। तो इसके लिए मैं पश्चिम बंगाल के सभी मतदाता भाइयों को, बहनों को, वो जो सूझबूझ से निर्णय लिए, इस देश के पक्ष में लिए, मानवता और इंसाफ के पक्ष में लिए, विज्ञान और तर्क के पक्ष में लिए, और वो पूरे सिरे से खारिज कर दिए। हिंदुत्व का जो बात था उसको सिरे से खारिज कर दिए। इसका ये दूसरा मतलब है कि अब भारत में हिंदुत्व नाम से, हिंदुत्व का जो आशय है, भारत के ओबीसी भी समझ गए। चूंकि मैं ओबीसी से बिलोंग करता हूं तो मैं निश्चित रूप से जो परिस्थितियां हैं, ओबीसी का प्रमुख भी जिम्मेदारी, प्रमुख का पद की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ में हमारे साथ है। तो ओबीसी के बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारियों से भी बात होता है। ओबीसी बहुत तेजी से हिंदुत्व का मतलब समझ गया कि हिंदुत्व कुछ नहीं है, हिंदुत्व ही ब्राह्मणत्व है। और हिंदुत्व के दायरे में हमें लाकर हमारा संवैधानिक अधिकारों के ऊपर कुठाराघात करने का लगातार कोशिश किया जा रहा है। इसलिए ओबीसी का अब जाति और धर्म की लड़ाई नहीं है, ओबीसी का आज सबसे बड़ी समस्या है उसके सामने है, वो है संवैधानिक हक अधिकारों का। इसलिए ओबीसी बहुत तेजी से बीजेपी से दूर हो रहा है। जी, ऐसा मैं मानता हूँ। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया संतोष साहू साहब, अपने विचार को बहुत अच्छे ढंग से हमारे देखने सुनने वालों के सामने रखा। मैं विजेंद्र पाल जी के पास, जो आगरा निवासी हैं और उत्तर प्रदेश आगरा में आता है, और वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की योगी की सरकार है, और लंबा अनुभव विजेंद्र सिंह साहब जो आईपीएस अधिकारी रहे हैं, उनको प्रशासनिक जो सिस्टम कहते हैं, शासन प्रशासन का जो सिस्टम होता है, उसको बहुत बखूबी जानते हैं। और जिस ढंग से बंगाल में शासन प्रशासन की जो सिस्टम, जो कहना चाहिए सरकारी तंत्र का इस्तेमाल किया गया वहाँ, और ममता जी को आखिरी समय तक मीडिया कहते रहे कि वो इतने हजारों से जीत रहे हैं, जीत रहे हैं, जीत रहे हैं, लेकिन लास्ट में अचानक 1 घंटे के अंदर में चमत्कारिक रूप से 1700 या कुछ वोटों से उनको जीतने के ऐलान हो गई। इस बात को ना तो वेस्ट बंगाल की जनता गले उतार पा रही है, न पूरे भारत की जनता। बहरहाल सिस्टम को लेकर साहब विजेंद्र सिंह जी साहब का बहुत अच्छा अनुभव है। क्या लगता है सर कि जो वेस्ट बंगाल में जो इतना महत्वपूर्ण चुनाव हुआ, और एक दीदी जिनका एक उस देश, उस राज्य की जनता उन्हें सर आंखों पे बिठाती है, और ऐसी तत्वों को उन्होंने नकारा जो जाति धर्म की लड़ाई और लोगों को बांटने की, क्योंकि बंगाल की धरती को एक भाईचारा, एक
विभिन्न जाति धर्म को लोगों के एक आपसी संबंध, सुभाष चंद्र बोस की धरती कहा जाता है, रविन्द्र टैगोर की धरती कहा जाता है, जिनकी जिनसे लोग प्रेरणा लेते हैं उस बंगाल की धरती से। और उसी धरती से वहीं के लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को प्रथम निर्वाचन करके इस देश की संसद में भेजा और वो इस देश के संविधान को लिख पाए। तो मैं आपसे प्रतिक्रिया के रूप में जानना चाहता हूं कि जो संतोष साहू जी ने कहा और जो हम आज का इस डिबेट में जो चर्चा करने जा रहे हैं, इसको आप किस ढंग से सोचते हैं? तार्किक रूप से हमारे देखने सुनने वाले को बताएं। विजय सिंह साहब। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश जी। जी। ये वास्तव में जो बंगाल का चुनाव था, पूरे देश की नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर से लोगों की नजरें इस पर लगी हुई थी। जी जी जी। और जो रिजल्ट आए हैं उसमें एक संतोष, हम लोगों को सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन ये हो रहा है कि जो तथाकथित हिंदुत्ववादी शक्तियां थी, जो सांप्रदायिक माहौल को देश को खराब कर रही हैं, उन लोगों को एक झटका लगा है। जैसा कि आपने बताया, पूरी ताकत गवर्नमेंट की बंगाल पे लगी हुई थी। लग रहा था जैसे बंगाल से इसके अलावा और कोई काम सरकार के पास नहीं रहा है। तो इस कोरोना के माहौल में भी उन्होंने पूरी ताकत वहां झोंक दी थी। मगर उनको आज ये एहसास हो गया, बंगाल ने सही जवाब दिया है कि उनका मनोबल टूटा है। हम लोगों को इसमें कोई शक नहीं है, बंगाल का एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। अंग्रेज 1757 में आए, 1912 तक उन्होंने शासन करीब 150 साल बंगाल से ही किया और सबसे प्रगतिशील स्टेट वो रही, क्योंकि कैपिटल सिटी रही, अंतरराष्ट्रीय ग्लोबलाइज सिटी रही। और ये भी सही है कि सांप्रदायिक वातावरण भी जो तथाकथित हिंदुत्ववादी शक्तियों ने वहीं पर सबसे ज्यादा खराब किया। जी जी। आखिर टुकड़े भी हुए उसके। आज भी वो जो एनआरसी वगैरह है उसमें वही आसाम बंगाल में इन्होंने अपना कार्ड खेल रहे थे। माहौल को पूरी इन्होंने कोशिश की बिगाड़ने की। तो ये सचमुच जी 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 जी, उनका कार्ड नहीं चल पाया, वो जो सांप्रदायिक कार्ड नहीं चल पाया। हाँ, तो ये सच में बधाई के पात्र हैं ममता जी, उन्होंने ऐसे मौके पर इनको रोका है। जिसे हिंदुत्ववादियों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कम्युनिस्टों से और दलित राजनीति से। लेकिन दलित राजनीति के बारे में ये मानते हैं कि इनको गुमराह कर सकते हैं। कम्युनिस्ट लोग काफी पढ़े लिखे होते हैं, उनको गुमराह करना आसान नहीं है। और बंगालों में कम्युनिस्ट लोगों का बड़ा शासन रहा, बड़ी ताकत रही है, पढ़ा लिखा वर्ग रहा है वकीलों में। तो तमाम इस हिंदुत्व के बावजूद भी उन्होंने सेकुलर फोर्सेस में बड़े स्ट्रांग रहे। इसलिए मुझे लगता है कि इस एक जो परंपरा रही है उसको उसमें सफल हुई है ममता जी। मगर एक चीज मैं आपको बताऊंगा, मैं जो समझता हूं, ये जो हमारे देश में आजादी के बाद 71 साल से ऊपर हो रहे हैं, जो ब्राह्मणवाद की ए टीम या बी टीम, जैसे काशीराम ए टीम बी टीम कहते हैं, वही शासन करती रही। जी हाँ जी हाँ। तीसरा जो कम्युनिस्ट फोर्सेस हैं, उनको भी अल्टीमेटली इन लोगों से समझौता कर लेना पड़ता है लास्ट में जाकर के। जी जी जी। तो ये अगर हम ये समझ रहे हैं कि आज ममता जी सफल हुई है, तो हमको ये मान लेना चाहिए कि भाजपा की असली ताकत आरएसएस है। जी। और आप उसको ये मान के चलिए, आज वो घायल सांप की तरह है, उसको ये चोट पहुंची है। मगर जब तक आरएसएस एक इतनी ज्यादा संगठित शक्ति है, जीवन हर क्षेत्र में सरकार के वो लोग इस वक्त उतनी जबरदस्त उनकी घुसपैठ है, शासन तंत्र में भी और कल्चरल लाइफ में उनकी पकड़ है बहुत तगड़ी। जी हाँ जी। हम अपने खास तौर से दलित और बैकवर्ड की हम बात तो करते हैं, लेकिन जब हम अपने नेताओं से पूछते हैं कि भाई आप चैलेंज करते रहते हैं हमारे, खासतौर से एक आध बाम सेब के घड़े तो ऐसे हैं, वो सुबह से शाम तक आरएसएस को ही चैलेंज करते हैं। उनसे पूछिए भाई आपने कितना कैडर अब तक तैयार किया है। अगर उनके लाखों स्कूल हैं तो आपके कम से कम सैकड़ों में तो होने चाहिए। तो जो उन्होंने अपना जो तैयार कर रखा है नेटवर्क, सिख संगत हो, हिंदू वाहिनी हो, बजरंग दल हो, राजनीतिक मोर्चा हो, हर मोर्चे पे उन्होंने अपना पकड़ बना रखी है। तो अगर आज वो पिट गए हैं वहां, तो आप ये ना समझें, ये तो है कि उनका मनोबल टूटा है।
लेकिन जो उनकी असली ताकत है, जहां से वो ऑपरेट करके पूरे देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, और वो एक ये सबक देता है कि अगर आपको टेम्परेरी रिलीफ मिल गया है, जब तक आप उस आरएसएस का कोई विकल्प तैयार नहीं करते, स्थायी इस हिंदुत्व की राजनीति को आप फेल नहीं कर सकते हैं। टेम्परेरीली आज आपकी ममता जी ने आपकी मदद कर दी कुछ कुछ समय के लिए, मगर अब वो पूरा फोकस करेंगे। मैं इससे इस बात को, आपने बिल्कुल ठीक कहा था, मैं आगरा को बिलोंग करता हूँ और बाबा साहब के आंदोलन की आंधी को मैंने उठते हुए देखा। जी नतीजा ये हुआ कि आगरा को उन्होंने टारगेट बनाया, ऐसा टारगेट बनाया कि दलित बस्तियों में, खासतौर से जिस मोहल्ले में मैं रहता था, उस एरिया में एक भी शराब की दुकान नहीं थी। आज 4-4 शराब की दुकानें वहां खुली हुई हैं, स्कूल एक भी नहीं खोला उन्होंने। जो जी हमारे जी स्कूल थे वो और भी ध्वस्त कर दिए। और हमारी स्टेट वो है जहां मायावती दावा तो ये करती हैं वो 4 बार चीफ मिनिस्टर रही। उन्होंने मिनिस्टर शिक्षा जी। विभाग को महाभ्रष्ट ब्राह्मणों के हाथ में उन्हें देना पड़ा। और एक भी शराब की दुकान, जिन काशीराम ने बरेली से शराब की दुकानों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था, वो आगरा में जी हमारे मोहल्लों में एक दुकान को बंद नहीं कर पाए थे। तो जी कारण जी क्या था? जब सत्ता में आए वो, तो उनकी समझ में आया कि अब ये मिश्रा जी के बिना, इन इन तिवारियों की दम के बिना हम अपना राज सत्ता को नहीं चला सकते। तो जो कैडर वर्क था, उन्होंने जो जो तो खत्म किया अपना। वो उनको ये महसूस जरूर हुआ होगा कि आज अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग कैडर होता, आज हमारे पास हमारी गैर राजनीतिक जड़ें, जो काशीराम साहब कहते थे कि बिना गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत किए हुए हम राजनीति का स्थायी समाधान नहीं कर सकते अपनी समस्याओं का। तो मेरा ये कहना है कि जोश में हम ये होश न खोएं। बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये, ऐसे वक्त पे, जबकि हम बड़ा डिमोरलाइज फील कर रहे थे कि हिंदुत्ववादी शक्तियों को अब कोई रोकने वाला नहीं है। ममता जी ने उनको रोक करके दिखाया है। मगर जो जी प्रगतिशील शक्तियां हैं, अगर वो आरएसएस का पैरेलल तैयार नहीं करती, कैडर वर्क को जो काशीराम ने शुरू किया था उसको गंभीरता से नहीं लेती, तो आप ये मान के चलिए, आज उनकी आरएसएस की स्थिति एक घायल सांप की तरह है। वो फिर पलट के वार करेंगे। जी और लेकिन आपको जो मैं रिलीफ जी मिल गया है, उस रिलीफ का आप कितना उप, समय का उपयोग करते हैं और अपनी ताकत को तैयार करते हैं। ताकत का मेरा मतलब है, जो किसान आंदोलन हुआ है उसमें मजदूरों को जोड़ें, जो एससी एसटी बैकवर्ड जो विक्टिम्स हैं इस हिंदुत्व की राजनीति के, ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर के, उन विक्टिम्स को किस तरह यूनाइट करें, आपकी हमारी अकल इस काम में लगनी चाहिए। ये जी तो जी जी राजनीतिक टेम्परेरी परिदृश्य है, लेकिन ये सही है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। धन्यवाद। जी बहुत शुक्रिया साहब, क्योंकि आपने कम शब्दों में जो जीनियस बातें हैं वो आपने कह दी। और मुझे लगता है कि भारत देश की जो जनता है उनको इस बातों को बहुत गौर करके इस बातों को लेकर आगे चलने की जरूरत है, क्योंकि अभी इस चुनाव में फतह हासिल कर लेना ये कोई अंतिम निर्णय नहीं है। हालांकि अपनी प्रथम प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता जी ने ये कही है कि हम ऐसी जो फांसीवादी ताकतें हैं, जातिवादी जो ताकतें हैं, इसको रोकने के लिए हम संकल्प लेते हैं। और जो अभी आगने वाला जो 24 में जो चुनाव होगा लोकसभा का, उस पर भी हम देश के लोगों के साथ डट कर मुकाबला करेंगे, ऐसा उन्होंने इस बात को कहा है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही पढ़ी लिखी और एक उनका मैं एक इंटरव्यू आज देख रहा था, क्योंकि वो अपनी तनख्वाह नहीं लेती हैं। उन्होंने एक 81 किताब, 81 वो एक लेखक भी हैं और चिंतक भी हैं, लेखक भी हैं, चिंतक भी हैं, और उनको रॉयल्टी मिलता है उनके लिखे हुए किताबों से। और आ, वो जो है जो भी खाना खाती हैं या कहीं कहीं रुकती हैं, तो वो अपने जो पैसे से खाना खाती हैं या अपना कहीं रुकती हैं उसका पैसा पेमेंट करती हैं, वो ये सारी चीज़ आज मीडिया वालों को बता रही थी। तो मैं जब उनके व्यक्तित्व के बारे में जब अंदर से मुझे जानकारी नहीं था, लेकिन मैं जब उनके व्यक्तित्व के बारे में किसी मीडिया के माध्यम से किसी को इंटरव्यू दे रही थी वो सोशल मीडिया में पत्रकार को, तो मैं आज उसका दिन में देख रहा था। तो तभी मुझे लगा कि इस राज्य में जो विभिन्न जाति धर्म के जो लोग हैं, वो उनके दिलों में वो राज करती हैं।
कहीं ना कहीं कोई खासियत तो होगी। हालांकि लोग ये भी कहते हैं कि ममता बनर्जी भी एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुई है। बहरहाल हम उनकी जाति पे नहीं जाएंगे, लेकिन उनकी जो सोच है वो मानवतावादी सोच है। और वेस्ट बंगाल में विभिन्न जाति धर्म के लोग हैं, वहाँ मुसलमान भी है, वहाँ हिंदू भी है, वहाँ सिख भी है, वहाँ मूल निवासी दलित समाज के लोग भी हैं। सारे लोगों को उन्होंने एक्टिव करके अपनी मैसेज के माध्यम से, अपनी संदेश के माध्यम से जगाया। उन्होंने उनको घायल कर दिया गया था, उनके ऊपर में हमले भी हुए थे। उसके बावजूद भी विकलांग होते हुए उन्होंने ऐसी शक्तियों को लेकर के जो सभा करी और अकेले ही फाइट करते हुए इतना ऐतिहासिक निर्णय देश उस राज्य की जनता को मैंडेट को लेकर के आया। और पूरे विश्व स्तर में उन्होंने अपना जो संदेश दे करके जो ऐसी ताकतों को रोक पाने में इसीलिए उनको बधाई भी मिल रहा है देश दुनिया से, लोगों की ओर से। संतोष साहू साहब, अभी आप बृजेंद्र सिंह साहब की महत्वपूर्ण बातें और विचार उत्तेजक बातें को आप सुन रहे थे। हम आपके अगले प्रतिक्रिया के रूप में आपसे जानना चाहेंगे कि जिस ढंग से अंग्रेजों के जमाने में बसाया हुआ वो राज्य है, उस राज्य में ऐसी ताकतों को वहाँ की जो जनता है, ममता जी के साथ साथ वहाँ की जो जनता है, उन लोगों ने ऐसी तत्वों को रोक करके जो एक देश के अंदर में नया मैसेज दिया है, इसको आप किस ढंग से समझते हैं संतोष साहब? लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है जी। और जैसा कि मैं पूर्व में भी एक बात रखा हूं कि भारत संघ शासित देश है। भारत को जब भारत बनाया गया उस समय भारत के 3 भाग थे। एक भाग ब्रिटिश इंडिया का था, जो हमारा राष्ट्रीय गान है, उसमें 5-7 राज्यों का नाम आता है। पंजाब, सिंध, गुजरात, द्रविड़, मराठा, उत्कल और बंगाल, 7 राज्य ब्रिटिश इंडिया के नियंत्रण में था। 565 संस्थानिक राजा और महाराजाओं का राज था। और भारत के बीचों बीच और पूर्वोत्तर भारत में आदिवासियों का स्वतंत्र अस्तित्व और राज था। उन आदिवासियों को मराठा और मुगल भी पराजित नहीं कर पाए थे। ये 3 महत्वपूर्ण भाग को मिला के भारत को संघ शासित देश बनाया गया। और संघ शासित देश में राज्यों की अपनी शक्तियां हैं, केंद्र की अपनी शक्ति है, और दोनों की विवादास्पद परिस्थितियों में दोनों के बीच में भी शक्तियों का निर्धारण है। केंद्र में जो लोग बैठे हैं, संघ शासित देश के प्रमुख जो दिल्ली में बैठे हैं, उनके द्वारा राज्यों में एकदम से इतना बड़ा ताकत के साथ मैदान में उतरना, और ये जो दिखाई पड़ा बंगाल में, ये भारत के लोकतंत्र के लिए भी बड़ा सोचने की बात है। और भारत में लोकतंत्र है। लोकतंत्र में बाबा साहब ने कहा था, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि भारत में लोकतंत्र जरूर आया है, पर अभी इस देश में सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र आना बाकी है। और लोकतंत्र में व्यक्ति पूजा कदापि नहीं होना चाहिए। अगर आप लोकतंत्र में व्यक्ति पूजा पे उतर आएंगे तो आप समझिए कि आपका लोकतंत्र पतन के रास्ते को पकड़ लिया है। बंगाल में ये जो एक शब्द आता है कि विभिन्न जाति और धर्म के लोग हैं, पर ये विभिन्न जाति के लोग, विभिन्न धर्म के लोग मूलतः कौन हैं? तो पता चलेगा आपको कि ये विभिन्न जाति और धर्म में बटे हुए लोग भारत के मूल निवासियों के वंशज हैं, जिनका डीएनए पूरे देश में एक है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, इससे समय समय पे धर्म परिवर्तित लोगों का। और बंगाल ऊर्जावान भूमि है। बंगाल इतना बड़ा रियासत रहा है, जब अंग्रेज वहां पे सिराजुद्दौला को पराजित करके बहरहाल संतोष साहू साहब इन्वेंट हो गए हैं हमारे बीच में। और जो भी परिदृश्य आज है, बाबा साहब को संविधान सभा में भेजने वाले वो युग पुरुषों का वो कार्य का क्षेत्र है, कर्मस्थली है। वहां पे भारत के लोकतंत्र को फिर से चेक करके आगे बढ़ने का जो सबक मिला है, इसके लिए मैं बंगाल की
जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इस देश को जो अनैतिक बातों को लेके, बंटवारे की बात को लेके, सिर्फ जाति और धर्म की बात को लेके जो लोग इस देश में मतभेद करके राज चलाना चाहते हैं, उन लोगों को भी बंगाल की जनता सबक दिया है। बंगाल का जो जनादेश है, उन लोगों को भी कि आप रुको, आपकी जो गलतियां हैं उसको चेक करिए और इस देश में आगे बढ़िए। इतना बड़ा जो मामला बंगाल में हुआ है। और मैं पुनः कहना चाहता हूं कि जो हिंदुत्व है, अब ओबीसी समझ गया हिंदुत्व कुछ भी नहीं। हिंदुत्व के आड़ में उसका पर्यायवाची जो शब्द है, समानार्थी जो शब्द है, वो ब्राह्मणत्व है। आज भारत का लोकतंत्र में सरेआम कौन नहीं जान रहा है, पूरा संसद में उनका कब्जा है, पूरे कार्यपालिका में 79.2% एक जाति क्लास 1 ऑफिसर बन के बैठे हैं, 72.4% सेकेंड क्लास के ऑफिसर हैं। मीडिया में अभी पूरा जो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सर्वे कराया जाए तो 80% एक जाति ब्राह्मणों का उसमें नियंत्रण है। न्यायपालिका का आप हालत देखिए। तो अब ये देश के लोग सोशल मीडिया से बड़ा जो जागरूकता आया है, आप जैसे कर्मठ और ईमानदार लोग जो ये डिबेट चला रहे हैं, संवैधानिक दायरे में रख के कानून का पालन करते हुए सही बातों को जनता के सामने ला रहे, उससे एक वैचारिक क्रांति पैदा हो रहा है। और वैचारिक क्रांति गुलाम भारत में जो सामाजिक आंदोलन था, वो आंदोलन फिर से पुनर्जीवित हो रहा है भारत में। तो एक बड़ा काम हो रहा है और बंगाल की जनता ये कर दिखाया कि भारत में जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, गाय और गोबर के नाम पे ये मॉब लिंचिंग जैसे महिलाओं का साथ जो हो रहा है, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। भारत में लिखित संविधान है, सरकारों को संविधान के दायरे में चलना और चलाना होगा। किसी की दादागिरी मनमानी देश में नहीं। बहुत शुक्रिया संतोष साहू साहब। मैं हमारे साथ में कलकत्ता से जुड़ गए हैं जो मनप्रीत सिंह साहब। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत स्वागत है मनप्रीत सिंह साहब हमारे इस चैनल में। मनप्रीत सिंह जी, आप वहां के चुनाव को बहुत नजदीक से देखा है, दीदी की कार्यप्रणाली को देखा है, वहां का जो इलेक्शन का वातावरण है उसको आपने देखा है। आज हम कल भी आप हमारे इस डिबेट में शामिल हुए थे और हमारे देखने सुनने वालों को जो बंगाल की जो जनता है, जो वहाँ की जो विभिन्न जाति धर्म से जुड़े हुए जो लोग हैं और ममता जी दीदी के साथ में रह करके जो ऐसी जो शक्तिशाली लोगों के साथ में उसको मुकाबला करके जो इतनी बड़ी फतह हासिल की है, जीत हासिल की, उस पर हम आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं। मनप्रीत सिंह साहब। पहले तो मैं सभी का धन्यवाद करता हूं जितने भी चैनल पे जुड़े बैठे हैं, और मैं पूरी वॉइस ऑफ मानवता टीम का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने ये मौका दिया मुझे आपके साथ जुड़ने का। और ये जो आज जो सिचुएशन बनी है कि जैसे कि बीजेपी सरकार को जो ये करारी हार मिली है, तो ये बंगाल के हर एक नागरिक को ये क्रेडिट जाता है जिन्होंने इनके 6 साल का जो कार्यकाल था पुराना, उसको देखा कि इनकी उपलब्धियां क्या है, इन्होंने 6 साल में क्या उपलब्धियां दी है, उनको देखते हुए जनता ने ये वोट दिया है। और जो रही बात प्रिंट मीडिया की, वो तो बिक चुका है इनके हाथों में, वो तो सिर्फ एक बीजेपी सरकार का पर्सनल मीडिया बन के रह चुका है। जैसे वो बोलेंगे, उनका तो कल ऐसा रिएक्शन था परसों 2 तारीख को कि वो उनसे पूछ के खबर लगाए कि बीजेपी हार चुकी है ना, अभी भी हमको दिखाना है कि बीजेपी जीत रही है। सो मीडिया को चौथा स्तंभ माना जाता है जो कि गिर चुका है इंडिया में। और लोकतंत्र की ये जो राजनीतिक लोग हैं, जैसे कि बीजेपी सरकार और शरेआम धज्जियां उड़ा रही हैं यहाँ पे चुनाव में, जैसे इनके बीजेपी के फ्लैग्स लगे हुए थे, उसके साथ में ओम जय श्री राम के फ्लैग्स लगाए गए कि लोगों का जो ध्यान है पहले की तरह वो एक धार्मिक चिन्ह की तरफ लेके जाया जा सके, कि उनको हिंदुत्व का नारा देके उनसे वोट लिया जा सके। जिसमें यहाँ तक कि बंगाल में ये इनका नारा जो चला नहीं है, यहाँ पे इनकी ये जो सरकार है वो फेल हो चुकी है एक धर्म के नारे पे। यहाँ पे आपसी भाईचारा लोगों में बहुत अच्छा है, लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी बहुत प्यार से एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, जिसको ये लोग तोड़ नहीं पाए। और जहाँ के जो
सरकार है वो उनकी नाकाम हो गई। सो इनके जितने भी नारे थे, जैसे कि हमारी ऑपोजिशन को होना चाहिए, इनके ऑपोजिशन में जितने भी पार्टियां हैं सब कमजोर हो चुकी हैं। इनके खिलाफ आवाज उठाने की उनकी हिम्मत नहीं रही। जब ऑपोजिशन कमजोर हो जाती है तो फिर जो राजसी जो पार्टी का राज होता है वो फिर गुंडागर्दी पे उतर आती है, जैसे कि ये सरकार ऑलरेडी उतर आई थी। और यहाँ की बंगाल की जनता ने ये देखा है कि अगर ये आने से पहले इतनी गुंडागर्दी या इतना आतंक मचा सकते हैं, और जब सत्ता में आ जाएंगे तब हमारे ये स्टेट का क्या हाल होगा। इसलिए यहाँ की जनता ने इनको नकार दिया है। मेन इनका कारण, हारने का कारण, जहाँ की जनता ने इनको पहचान लिया है कि ये ढोंगी है, ये जुमलेबाज लोग हैं, जो कहते कुछ और है लेकिन करते कुछ और है। जैसे आप 2014 का नारा देख लीजिए, इनका सत्ता में आने से पहले नारा था, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। और अभी इनके ऊपर अगर सवाल किए जाते हैं कि डीजल पेट्रोल या गैस की कीमतें इतनी बढ़ रही हैं, सो उनके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? तो ये बोलते हैं कि देश हित में कुछ तो आपको नुकसान सहना पड़ेगा। जब कांग्रेस की सरकार थी सत्ता में, तब पब्लिक का, नागरिक का नुकसान था महंगाई बढ़ने से। लेकिन बीजेपी सरकार में अगर महंगाई बढ़ती है तो फिर आप समझ लीजिए कि आप देश हित के लिए कुछ कर रहे हैं। सो ये सब चीज को देखते हुए यहाँ के लोगों ने इनको नकार दिया है। इनका कारण मेन इनकी जो पॉलिसियां हैं, जो इनका मैनिफेस्टो था, वही है कि 6 साल में एक भी ये मैनिफेस्टो अपना पूरा नहीं कर पाए। जी जी जी। मैं अभी वेस्ट बंगाल से हमारे मनप्रीत सिंह साहब की बात को सुन रहे थे, विजेंद्र सिंह साहब, अभी उनकी बातों को संतोष साहू जी। जी जी। तो जिस ढंग से हमारे युवा साथी ने जो वहाँ की परिस्थितियों के बारे में अवगत कराया, मैं हमारे साथ में आज इस प्रोग्राम में और भी साथी जुड़े हुए हैं, सोलंकी जी जुड़े हुए हैं, साके जी भी जुड़े हुए हैं। अब मैं साके जी से निवेदन करूंगा कि अपने बच्चों को थोड़ा सा ठीक ठाक करें, कार्यक्रम में व्यवधान उत्पन्न होता है। तो जिस ढंग से मनप्रीत सिंह साहब जी अभी अपनी बात रख रहे थे, उनकी बातों के आधार पर वहाँ की जो जनता है और वो जो जनता वहाँ की सारी ऐसी ताकतों को नकार करके वहाँ एक नया इबारत, नया इतिहास लिखा है, जो इस देश के लिए एक नई रणनीति और नई सोच को पैदा की है। क्या कहना चाहेंगे संतोष साहू साहब? जी, अभी मैं जो बात सुन रहा था, बिल्कुल बात वाजिब है। और भाई साहब जो बात बता रहे थे, वहाँ के चुनाव में वो शामिल रहे। पूरे पश्चिम बंगाल में शायद उनका एक बड़ा काम रहा, बहुत बड़ा दौरा रहा। और जमीन लेवल की जो जानकारी उन्होंने आपके BOM टीवी के माध्यम से साझा किया, हमारे भी पिछड़े वर्ग के लोग, छत्तीसगढ़ के लोग बहुत बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल और आसाम के क्षेत्रों में रहते हैं। हम लोग भी लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क में रहे, तो ये बात एकदम निश्चित है कि वहाँ के प्रबुद्ध जागरूक जनता, जो केंद्र सरकार विगत 6 वर्षों से केंद्र में जो राज कर रहे हैं, उनके करनी और कथनी को पूरा देश और दुनिया के लोग देख रहे हैं। उन्होंने, उनका माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत सारा जो वीडियो है वो पूरा देश और दुनिया में फैल रहा है कि वो किस तरीके से कांग्रेस के समय में कहते थे कि कांग्रेस में भारत की मुद्रा इतना गिर गया है, जिस देश का करेंसी गिर जाता है उसका क्या हाल होता है। आज बताइए भारत का करेंसी का क्या हाल है। वो कहते थे कि 300-400 रुपए का गैस सिलेंडर मिल रहा है, कम होना चाहिए। पेट्रोल डीजल 30-35 में बिकना चाहिए, 40 के अंदर होना चाहिए। आज आप देखिए 100 और 120 रुपए में हम लोग खरीद रहे हैं। वो कहते थे कि हम 2 करोड़ रोजगार लाएंगे। 2 करोड़ रोजगार छोड़िए, हर साल पता नहीं कितने करोड़ लोगों का रोजगार चला गया। वो कहते थे कि निजीकरण देश के लिए घातक होता है। आप देख लीजिए, पूरे जहाज बिक गए, पूरे रेलवे को बेच रहे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बेच रहे। ये पूरे देश की संपत्ति से खड़ा हुआ जो संसाधन है उसको केंद्र में बैठा हुआ सरकार, बताइए किस तरीके से तानाशाही रवैया अपना के बेच रहे। क्या केंद्र सरकार को भारत की प्रॉपर्टी को बेचने के लिए वहां पे सत्ता में उनको बैठाया गया था? तो ये पूरे देश की जनता देख रही है। इनकी, भाई साहब ने जो बातें कही, इनकी कथनी और करनी में जो जमीन आसमान का फर्क है,
वो अब देश के लोगों से छुपा नहीं है। इन लोगों का अब इस देश की जनता, ये जो 6 साल में इस देश को जो आपसी भाईचारा को खराब किए हैं, आपसी सौहार्द को खराब किए हैं, बताइए, मॉब लिंचिंग के नाम पे एक निहत्था आदमी को सैकड़ों लोग पकड़ के उसका जघन्य हत्या करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं। पशु, गाय एक पशु है। दुनिया के साइंटिस्ट या जो भी विचारक हैं वो पशु को पशु ही बोलेंगे, वो इंसान कैसे? मैं अभी संतोष साहू, मेरी माँ के गाय है, क्या मैं गाय से पैदा हुआ हूँ? हाँ, हम सम्मान करते हैं, पर गाय का हम दूध पीते हैं तो क्या भैंस का नहीं पीते हैं? बच्चा जब जन्म लेता है तो बकरी का दूध सबसे पहले उसे पिलाया जाता है। तो ये धार्मिक भावनाओं को भड़का के इस देश के लोगों को ज्ञान विज्ञान से हटा के अंधविश्वास पाखंड में ढकेलने का जो साजिश और षड्यंत्र है, पुराना मनु का विधान लाने का जो ये साजिश कुछ चुनिंदे लोग चलाना चाहते हैं, ये देश का शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पिछड़ी जाति और इनसे समय समय पे धर्म कहना चाह रहे हैं। हेलो संतोष साहू जी, मैं आपके पास फिर आऊंगा। मेघराज जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, अभी जो संतोष साहू जी ने सारी बातें जो है सेंटर सरकार के ऊपर सारी जो कमियां सेंटर सरकार के ऊपर मर दी हैं, लेकिन ऐसा ध्यान से देखें साहू जी, इसको जो है ना सेंटर सरकार के हाथ में कुछ नहीं है। पीछे जो बैठा मोहन भागवत सबसे बड़ा शैतान जो है, वो सबसे बड़ा शैतान हुआ है। तो नागपुर में जो मीटिंग चलती है, जो वहां से फैसले होते हैं ना, वही सेंटर सरकार में लागू होते हैं। और सबसे बड़ी जो समस्या है भारत की, वो जो मनुवाद की है, ब्राह्मणवाद जिसको कहते हैं, भारत की 2 समस्याएं हैं, एक मनुवाद, 3 समस्या है, मनुवाद, जो पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद और जो है जातिवाद। तो ये 3 समस्याएं हैं भारत की। इनमें मनुवाद, जो ब्राह्मण, सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि जो ब्राह्मण की नीति सही नहीं है, वो चाहते हैं कि बैठे बैठाए उनको खाने को मिल जाए और दूसरे को बेवकूफ बनाए और अपना आप को होशियार बनाए, मतलब मैं देवता हूँ, ऐसा उनको लगता है कि हमें लोग देवते भी कहें और हमें लोग खाने को भी दें। तो ऐसा वो चाहते हैं। तो वो जब ऐसे चाहेंगे, तो जब वो ऐसा चाहते हैं, तो वो चाहे सेंटर सरकार से कराए काम या जो स्टेट की सरकार से कराए काम, वो मतलब सारा सिस्टम आपको आप समझदार है इसमें कि ये जो पीछे चल रहा है, मनुवाद का विधान चल रहा है। वो नहीं चाहते कि भारत का लोग किसी भी तरीके से मतलब गाय को अपनी माता बनाते हैं, कभी किसी को कुछ बना देते हैं। तो इनका जो चलता है सिर्फ बड़ गुस्सा खड़ा कर देना, वो इनका पीछे चलता है। उसके चक्कर में अपनी रोटी निकालते हैं और बस लोगों को बेवकूफ बना करके अपना खाना खर्चा निकाल लेते हैं और लोगों को पागल बना देते हैं। इनका ये काम चलता है और कुछ नहीं है। बाकी ये जो बंगाल में चला है, देखो, इसमें जब तक यहाँ खालसा राज या बेगमपुरा राज या जिसको सच्चाई का राज जब तक कायम नहीं होगा, ये मतलब है तो ब्राह्मण ही हो भी, क्या नाम उसका, मतलब जी, पता नहीं किस टाइम पर कहाँ पर ये कहाँ पलट जाएगा, कोई भरोसा नहीं है। तो यहाँ पर जब तक सच्चे लोग नहीं, ईमानदार नहीं आएंगे, तब तक मुझे नहीं लगता है यहाँ पर तब्दीली आएगी। तो इसमें हम कदम बढ़ा रहे हैं और याद रखें कि इसकी नीयत जो है, इनकी नीयत माड़ी है। जहाँ नीयत जिसकी माड़ी होती है, चाहे घर में हो, परिवार में हो, या आदमी राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठा हो, जो भिखारी हो, तो फिर कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ लूट ही सकता है लोगों को, और कुछ नहीं कर सकता। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया मेघराज साहब। मैं हमारे बीच में सोलंकी जी हमारी आवाज सुन रहे हैं? सोलंकी जी, हेलो। साके जी हमारी आवाज सुन रहे हैं? आप अपनी आवाज को म्यूट करें, अपनी आवाज को म्यूट करें। हाँ सर, जय भीम, जय जवाहर सर। हमारी जो आज के खास सभी मेहमानों की आप बात सुन रहे थे, आप अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें बंगाल चुनाव को लेकर। बंगाल चुनाव को लेकर तो सर मेरी प्रतिक्रिया यही है कि जो भी हमारे महानुभावों ने, बुद्धिजीवी वर्ग ने कहा, बिल्कुल सही बात कही और बहुत अच्छा लगा कि वास्तव में जो विचारधारा है और जो विचार है, ये जन जन तक जाना चाहिए वैसे मेरे हिसाब से। और मैं इसमें केवल इतना बंगाल चुनाव के लिए इतना ही कहना चाहूंगा सर कि ये जीत केवल ममता दीदी की नहीं है, इसमें वहाँ की जनता का बहुत बड़ा सपोर्ट है और इसके साथ में अपने जो किसान आंदोलन हो रहा था सर, इसमें किसान आंदोलन का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। साथ में ही जो बंगाल जो राज्य है, वहाँ पे कर्मचारियों का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा, क्योंकि वहाँ पे जो नए कर्मचारी है सर 2005 के बाद वाले, वहाँ पे उन लोगों को भी पुरानी पेंशन मिल रही है और हमारा जो बाकी राज्यों में है
पूरे मतलब अपने देश में देखा जाए तो केवल पश्चिम बंगाल ही ऐसा राज्य है जहाँ पे सर पुरानी पेंशन दी जा रही, तो कर्मचारियों का भी सर भरपूर सहयोग रहा। और दूसरा एक चीज ये भी कहना चाहूंगा कि सर वहाँ पे जो इन्होंने जो प्रोपोगंडा अपनाया था कि हिंदूवाद हिंदूवादी, तो वो चीजें उसको दरकिनार किया सर वहाँ की जनता ने। बस इतना ही कहना चाहूंगा। बहुत शुक्रिया साके जी, बहुत शुक्रिया। मैं विजय पाल सिंह जी के पास फिर से दोबारा जाना चाहूंगा। सर जी, हमारी आवाज सुन रहे हैं? जी जो अभी बंगाल से मंत्री सिंह साहब जी अभी जो वहाँ के इलेक्शन को बहुत नजदीक से देखा, वहाँ की परिस्थितियों के बारे में उन्होंने जो कहा, तो आप जो सारी जो हमारे विचारधाराओं की जो चर्चाएं चल रही, इसको निचोड़ के रूप में बंगाल के चुनाव को, चाहे अन्य राज्य में जो भी 5 राज्यों में चुनाव हुआ है, इस परिदृश्य के बारे में अपनी फोकस करें। हाँ, देखिए मंजीत सिंह जी ने जो जो बताया उसके बारे में मैं सोचने को विवश हुआ। मुझे इतनी डायरेक्ट जानकारी नहीं है जितनी उनको है, लेकिन एक बात चीज मैं सोच रहा था कि जो मुख्य समस्या हम लोगों की है, लोग इतने डरे हुए हैं, खास तौर से मुस्लिम लोगों को आतंकित कर रखा है इन्होंने एनआरसी वगैरह को लेकर के। कम्युनिस्टों को भी वहां बहुत दिन तक सत्ता में रहे, वो भी अपनी ये समझ गए हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते और इस आंधी को, हिंदुत्व की को रोकना जरूरी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका फायदा ममता जी को इनडायरेक्टली मिला होगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। इसके बारे में मंजीत सिंह जी ज्यादा जानते होंगे कि कम्युनिस्टों का और माइनॉरिटीज का, खासतौर से मुसलमानों का जो इन्होंने आतंक फैला रखा है हिंदुत्व के नाम पर, वो उनके सामने कोई विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि वो ममता जी के हाथों को मजबूत करें। ममता जी का जो पिछला जो रिकॉर्ड रहा है वो एक कांग्रेसी यानी हिंदुत्व की ए टीम जो मानी जाती रही है, या कोई ऐसा कोई बहुत क्रांतिकारी उनका मुझे नहीं, मैं नहीं जानता कि कोई ऐसा व्यक्तित्व रहा हो जिससे कि देश के एससी एसटी माइनॉरिटी बैकवर्ड जो ब्राह्मणवाद के मारे हुए लोग हैं उनको सामाजिक न्याय दिलाने का उन्होंने कोई बहुत बड़ा काम किया हो। मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, बल्कि मैं ये चाहूंगा कि इस मामले में क्या बात है। ये जरूर है, आप जो बता रहे थे कि मनुवाद, गाय और ब्राह्मण, तो लोग कहते हैं आपने बिल्कुल सही कहा कि गाय में इतनी क्या, जब ये जानवर है, लेकिन जानवर नहीं है वो। जैसे स्त्री शूद्र कहते हैं, भंगी चमार कहते हैं, वैसे इन हिंदुत्ववादियों ने गौ और ब्राह्मण का जोड़ा बना रखा है। मुझे ध्यान आ रहा है इस पे कि शिवाजी ओबीसी के आदमी थे, शिवाजी को क्षत्रिय घोषित करने का जो भी कारण रहा हो उस वक्त, इन्होंने पहली शर्त यही रखी थी उस वक्त। नंबर 1, हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए पहली शर्त उनसे रखवाई गई थी कि आपको ये मानना पड़ेगा, नंबर 1, कि मैं गौ और ब्राह्मण की रक्षा करूंगा। किसी बैकवर्ड क्लास की या दलितों की रक्षा करने की शर्त नहीं थी उसमें, मैं गौ और ब्राह्मण की रक्षा करूंगा। तो वो गौ को आप सिर्फ जानवर के रूप में न समझें, एक ब्राह्मण के रूप में भी देखें उसे। जानवर की भी यहाँ जाति बना रखी है इन्होंने, जैसे देवताओं की, भगवान की, त्योहारों की जाति बना रखी है। ये जातिवाद सबसे भयानक बीमारी क्यों है? संतोष जी ने इसका जवाब दिया बिल्कुल। 52% मंडल कमीशन ने न्याय देने की बात की बैकवर्ड क्लास को, तो आपने देखा ये आत्मदाह के लिए तैयार हो गए थे। इन्होंने जितनी भी हिंदू मुसलमान की समस्या खड़ी की है, मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आने के बाद की है। आप इस बात से ये मानेंगे कि जो मूल समस्या है हमारे देश की, वो सामाजिक न्याय है। संविधान भी सामाजिक न्याय की बात करता है, भागीदारी। सामाजिक न्याय का मतलब भागीदारी। अब बैकवर्ड क्लास को 52% को भागीदारी जब वो मांग रहे हैं, तो भागीदारी के नाम से आप हिंदू मुसलमान का, कभी एनआरसी का, कभी गाय का, कभी गोबर का, तमाम तरह की जो नॉन इश्यूज की बातें की जाती हैं। मूल बात शिक्षा की, स्वास्थ्य के बारे में कोई बात नहीं की जाती। आज कोरोना में ये दुनिया में बदनाम हुए हैं, ये क्यों हुए हैं? इनके लिए स्वास्थ्य कोई प्रायोरिटी नहीं है, शिक्षा कोई प्रायोरिटी नहीं है। शिक्षा अगर बेटर मिलेगी तो बैकवर्ड क्लास के लोग कंपटीशन में आएंगे, दलित लोग कंपटीशन में आएंगे। ये जो संतोष जी ने ये एनालिसिस की बहुत अच्छी, कि आर्थिक ये बेच रहे हैं देश को। क्यों बेच रहे हैं? जब सब प्राइवेट हो जाएंगे तो सिर्फ आपको स्किल डेवलपमेंट के लिए जूते पॉलिश करिए आप,
नाई का काम करिए, धोबी का काम करिए। मतलब यह है कि सम्मानजनक पदों पर जो आपका संविधान चाहते थे, जो हमारा आंदोलन, दलित बैकवर्ड आंदोलन चाहता था कि हम सम्मान से इस देश में सिर उठा करके जिए, उसको फेल करने के ये षड्यंत्र हैं। तो सबसे बड़ी तो ममता जी को बधाई इसीलिए है कि आज जो हम लोग निराशा महसूस कर रहे थे हर पॉइंट पे, मगर इस बात को न भूलें, जो मैं अंदाज लगाता हूँ, मंजीत सिंह जी ज्यादा जानते होंगे, मुझे लगता है कि मुसलमानों के सामने, माइनॉरिटीज के सामने, कम्युनिस्टों के सामने कोई विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि मायावती इनके ममता जी के हाथ मजबूत करें और इन हिंदुत्ववादियों को, जातिवादियों को, गोवर गायवादियों को, गोमूत्रवादियों को इनको रोके किसी तरह, क्योंकि इससे हमारे जो देश के 90% लोग हैं, इनके गुलामी के अलावा कुछ नहीं मिलना है। तो मेरे ख्याल से ये परिस्थिति है। मैं जो फिर लास्ट में यही कहूंगा कंक्लूड करके कि ये जो घायल हुए हैं, ये इनके पीछे ताकत है आरएसएस की, वो तो जरा भी कम नहीं हुई है। उसका पैरेलल जब तक आप तैयार नहीं करेंगे, सामाजिक न्याय, ये भागीदारी, ये जो सोच रहे हैं आप कि मायावती ये ममता जी कोई नई क्रांति कर देंगी, कुछ नहीं है। एक टेम्परेरी रिलीफ आपको मिल गया है, इसका समय का सदुपयोग करते हुए अंदर तैयारी करिए, अपने पैरों पर खड़े होने की हम लोग कोशिश करें, ये एक लेसन है। जी जी, बहुत शुक्रिया ब्रिजेंद्र सिंह साहब, आपको एक जीवन का बहुत तजुर्बा है, आप प्रशासनिक सिस्टम में रहे हैं, बखूबी जानते हैं। मनप्रीत सिंह साहब, जो अभी हमारे जो और अगले मेहमान थे, जो संतोष साहू साहब, जो छत्तीसगढ़ से हैं, एडवोकेट हैं, पिछड़े वर्ग से हैं। ब्रिजेंद्र सिंह साहब का मैं परिचय बताऊं, वो पूर्व आईपीएस अधिकारी रहे हैं, सिस्टम को समझते हैं और उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। इनकी बातों को सुनते हुए आप अपनी और इसको विस्तार से इनके बातों को हमारे देखने सुनने वालों को अपने बाबत इस विचार को व्यक्त करें। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी और कांग्रेस थी, उनके सामने कोई रास्ता नहीं था कि बीजेपी को, इसको जो मनुवादी सरकार को, वो कैसे रोका जा सके। और यही अगर आज उनकी कुछ सीटें अगर आती भी, जहां तक मेरी सोच जाती है, अगर कम्युनिस्ट या कांग्रेस जैसे उन्होंने गठबंधन कर लिया यहाँ पे, तो अगर उनकी कुछ सीटें अगर आ भी आती तो फिर भी वो ममता दीदी को ही, टीएमसी को ही समर्थन देते, वो बीजेपी को समर्थन नहीं देते सरकार बनाने के लिए। ये तो एकदम क्लियर था। और रही बात इनकी, ये देखिए कि ये लोगों को धार्मिक चिन्ह के नाम तक कहां तक तोड़ना चाहते हैं, जिसको अवेसी बोलते हैं, मुसलमानों की पार्टी बोलते हैं जिनको, वहां बीजेपी जहां चाहती है उनको वहां एंटर करा देती है। तो बंगाल में भी उनको एंटर इसलिए कराया गया कि जो ये माइनॉरिटी की जो वोट है उसको तोड़ा जा सके और टीएमसी को नुकसान पहुंचाया जा सके, और जिसमें वो टोटली नाकाम रहे। उनकी ये जो चाल है वो भी सक्सेस नहीं हुई। और बाकी जो जहाँ के लोग थे वो इनकी विचारधारा को समझ चुके थे कि ये जो सरकार है, ये जो इनका जो रवैया है वो कहाँ तक जा सकता है। वो जानते थे कि ये दंगाइयों की पार्टी है, अगर यहाँ पे इनकी सरकार बनती है तो बंगाल में दंगे होंगे और आपसी भाईचारा पूरा खत्म हो जाएगा। जैसे कि कल से अभी सोशल मीडिया और जो मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाना शुरू कर दिया कि बंगाल में जो टीएमसी वाले लोग हैं, जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, वो बीजेपी के ऑफिस को जला रहे हैं, उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो खबर मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, वो आरामबाग डिस्ट्रिक्ट की खबर है। बीजेपी के अपने पार्टी के वर्कर, पुराने वर्कर और नए वर्कर, उनमें झगड़ा हुआ जिसमें पार्टी ऑफिस जलाया गया, लेकिन वो इल्जाम जो टीएमसी के ऊपर दिया जा रहा है। सो अभी ये लोग प्रोपोगंडा बनाना चाह रहे हैं कि बंगाल में दंगे हो रहे हैं, अपने कार्यकर्ता से वीडियो बनवा के डाल लें कि यहाँ पे लोगों को मारा जा रहा है, लोग जंगल में जा रहे हैं जान बचाने के लिए। और जेपी नड्डा जी बोल रहे हैं कि 6 तारीख को वो अपने यहाँ पे कलकत्ता बंगाल में आएंगे और वो रास्ते पे उतरेंगे क्योंकि उनके कार्यकर्ता को मारा जा रहा है। जी जी जी, मनप्रीत जी आपकी आवाज म्यूट हो गई है। हेलो हेलो, सॉरी, फोन इनकी जो अभी मांग चल रही है मेन, इनका कहना ये है, हेलो,
हाँ बोलें। इनका कहना ये है, पहले इन्होंने बोला कि जो 8 फेज में जो इलेक्शन हो रही है वो बहुत ही पीसफुली इलेक्शन होगा बंगाल के लिए, बहुत अच्छा इलेक्शन होगा। अब ये अपने मुंह से बोल रहे हैं कि ये जो इलेक्शन हुआ है फेयर इलेक्शन नहीं हुआ। सो इनका हार का जो कारण है वो हार को ये अभी रिकाउंटिंग में ले जाना चाहते हैं, यानी कि अभी भी वो सेटिस्फाइड नहीं है। इलेक्शन से पहले वो सेटिस्फाइड है, रिजल्ट के बाद वो सेटिस्फाइड नहीं है। सो इनका जो एक प्रोपोगंडा बनाने का एक तरीका है वो बंगाल को आज भी बदनाम करने में इनका आईटी सेल लगा हुआ है कि बंगाल के माहौल को खराब किया जा सके, यहाँ पे जो लोग हैं उनको परेशान किया जा सके। सो यहाँ की पब्लिक बार बार ये क्लियर कर रही है कि यहाँ पे कोई ऐसा दंगा नहीं हो रहा, कहीं कोई नुकसान नहीं हो रहा, और ये लोग प्रोपोगंडा बना रहे हैं। जी जी, बहुत शुक्रिया मनप्रीत सिंह साहब। हम सारे वक्ताओं की बातों को एक निचोड़ के रूप में हम लास्ट हमारा कार्यक्रम का समय भी आ रहा है। हम एक मिनट में सभी का समय लेते हुए आज के इस कार्यक्रम का, आज के इस प्रमुख डिबेट का समाप्ति भी करेंगे। बहरहाल मनप्रीत सिंह साहब वेस्ट बंगाल के निवासी हैं, कलकत्ता में रहते हैं और इस चुनाव में बहुत ही उनका बड़ा योगदान रहा है। सिख समाज के लोग 60,000 लोग हैं, लेकिन उन्होंने वहाँ जो अपना काम करके जिस ढंग से वहाँ पे मिसाल कायम करी और लोगों में जागरूकता पैदा करी, उसका एक मिसाल है मनप्रीत सिंह साहब। क्योंकि कल भी डिबेट में उनकी बातें हम लोगों ने सुनी और जैसा अनुभव वो रखते हैं, तो मुझे लगता है कि कलकत्ता की जनता के बारे में जो अभी जैसा कि मीडिया में ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि वहाँ पार्टी कार्यालय के दफ्तरों को जलाया जा रहा है, ये भी एक उनके साजिश का हिस्सा ही है, जो मेन स्ट्रीम के मीडिया में थोड़े मतलब इस घटना को ज्यादा विस्तृत रूप में दिखाया जा रहा है। मैं इस कार्यक्रम की समाप्ति की ओर ले जाना चाहूंगा और आज के इस प्रमुख डिबेट के अवसर पर एक मिनट का अवसर लेते हुए हम अपनी बात अपने विचार को रखने के लिए हम निवेदन करेंगे। सबसे पहले मैं विजेंद्र पाल सिंह साहब के पास फिर जाऊंगा। सर, आज के इस डिबेट को जो हम लोगों ने इतनी विस्तार से सभी की चर्चा सुनी, संक्षेप में इस 5 राज्य के चुनाव को आने वाला इन फ्यूचर के रूप में 2024 में जो चुनाव होगा लोकसभा का, उस परिदृश्य में अपने विचार रखें। देखिए, निवेदन मैं पहले से कर चुका हूं, इनकी जो असली ताकत है वो आरएसएस है और वो हिंदुत्व का वो कोई बात छुपाते नहीं है। वो ये भी नहीं कहते कि आपके संविधान में विश्वास है या आपके लोकतंत्र में विश्वास है, इसलिए उनको बहुत ज्यादा उसके बारे में करने की जरूरत नहीं है। खास बात यह है कि इस चुनाव से आपने एक ब्रेक लगाया है, ये बहुत बड़ी बात है, मगर उससे कोई आरएसएस की ताकत कम नहीं हुई है। जो इनका जो कंट्रोल रूम है वो उसके खिलाफ जब तक पैरेलल शक्ति आप संगठित तैयार नहीं करते, जो भी आपके बेस्ट ब्रेन है उसमें ये जागृति होनी चाहिए। और जो विक्टिम्स हैं सिस्टम के 90% एसटी माइनॉरिटी बैकवर्ड, आज उनमें एक मध्यम वर्ग है, पढ़ा लिखा वर्ग है जो इनके षड्यंत्रों को फेल कर सकता है। तो हम तो यही चाहेंगे कि इससे सबक लेते हुए आगे के बारे में सोचा जाए। बहुत शुक्रिया। दर्शकों में अपनी बातों को रख करके हमारे साथियों को, हमारे सुनने वालों को अपनी बात रखी। बहुत धन्यवाद। मैं एक चीज कह दूं, हमारे उत्तर प्रदेश में जैसे मायावती जी को उन्होंने देवी बना दिया था, एक नई देवी तैयार ना हो जाए। खास ये देवी देवताओं की बड़ी बीमारी है इस देश में, इसलिए जो असली हमारी समस्या है उस पर गौर से, गंभीरता से गौर करें और संगठन की शक्ति के महत्व को समझें। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। मैं मनप्रीत सिंह साहब के पास फिर जाना चाहूंगा। मनप्रीत सिंह जी, आप अपने वेस्ट बंगाल में रहते हुए, क्योंकि वहाँ की जनता भी आपके इस प्रोग्राम को देख सुन रहे होंगे, मैं आपके संक्षिप्त विचार जानना चाहूंगा आज के इस डिबेट के अवसर पर। देखिए, मैं तो आपके मानवता, वॉइस ऑफ मानवता के चैनल के माध्यम से यही बोलना चाहता हूँ, सभी को यही अपील करता हूँ कि कभी भी धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे वोट मत दीजिए। वोट देना है विकास के नाम पे वोट दीजिए, विकास मांगिए। जो भी सत्ता में सरकार आती है उनसे विकास मांगिए कि आपने क्या विकास करना है, कैसे आपने देश को आगे लेके जाना है।
उसी के नाम पे वोट दीजिए। कभी भी धर्म जाति के नाम पे, धर्म कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, धर्म सब एक ही जैसे हैं। धर्म से ऐसी आप लहर चलाइए, ऐसा आप उभर के बाहर आइए कि मानवता की सेवा की जा सके। वही सबसे बड़ा धर्म है, मानवता की सेवा। और जो वोट देना है विकास के नाम पे दीजिए। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया संतोष साहू साहब। अभी हमारे जो खास मेहमान है आज के इस प्रोग्राम के, विजय सिंह साहब, उनकी कंक्लूजन बातों को आपने सुना, और कलकत्ता वेस्ट बंगाल से जुड़े हुए हमारे युवा साथी जो क्रांतिकारी हैं, उनकी भी बात को आपने सुना, साके जी का भी बात सुना। हम आपसे लास्ट में इन तमाम बिंदुओं पर जो प्रकाश डालते हुए जो संक्षिप्त सार शब्दों के रूप में आपकी इस प्रतिक्रिया को जानना चाहते हैं आज के इस प्रमुख मुद्दे पर। मैं इस मौके पर जो भारत का संवैधानिक व्यवस्था है, या तो हम शेड्यूल कास्ट हैं या शेड्यूल ट्राइब हैं या ओबीसी हैं या जनरल हैं या धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, हम अपने अपने वर्गों में शिक्षा को लेके, अपने कार्यपालिका में नौकरियों को लेके, उद्योग को लेके, जमीन को लेके, हमारा जो हिस्सा हमारे संख्या के अनुपात में देश में जो बनता है, उसके लिए हमें आगे बढ़ना होगा। और चुनाव व्यक्ति को देख के ना हो, चुनाव जब भी चुनाव आ रहा है उन पार्टियों के घोषणा पत्र को देख के हो। हमको हमारे जात से या धर्म से, हम जात में जीना सीख गए, धर्म में जीना सीख गए, पर हमारी जो समस्या है वो संवैधानिक है। आज भी देश में, दुनिया में सबसे ज्यादा अशिक्षित भारत में है, सबसे ज्यादा गरीब भारत में है, सबसे ज्यादा सड़कों का हालत आप देखिए भारत में क्या है। अभी कोरोना काल में भारत सरकार, राज्यों की सरकार ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पा रहा है, ऑक्सीजन के कमी से लोग दम तोड़ रहे हैं। इस देश में जो बुनियादी ढांचा आज तक किस तरीके से खड़ा होना था वो नहीं हो पाया। और इस देश में जो लोग जातिवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं, धर्म के ऊपर हमेशा बात करते हैं, ऐसे लोगों को सिरे से खारिज करें। और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और समय समय पे धर्म परिवर्तित, चाहे मुस्लिम भाई हैं या सिख हैं या ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, आप जो बुद्धिजीवी लोग हैं, आप अब दुनिया में बताने का ये बात नहीं रहा कि हम एक वंश के लोग हैं। भले कालांतर में हम जातियों में बट गए, धर्म में बट गए, पर हम एक वंश के लोग हैं, एक डीएनए के लोग हैं। हमें इस देश में जब जब ये देश के लोग, मूल निवासी लोग नेतृत्व करते हैं, ये देश आगे बढ़ता है, तो हमें नेतृत्व हमारे लोगों के हाथ में देना है। और लोकतंत्र, ज्यादा से ज्यादा लोकतांत्रिक तरीके को अधिक से अधिक समाज में लेके जाया जाना चाहिए, ताकि ये देश में लोकतंत्र और मजबूत हो सके। मैं इस मौके पे इतना ही कहना चाहता हूँ। और आखिरी बस एक बात कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से वॉइस ऑफ मानवता और छत्तीसगढ़ में माननीय जगदीश जी, आपका जो परिश्रम है, मेघराज साहब जिस तरीके से भारत के लोगों को वैचारिक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, वैचारिक क्रांति के लिए प्रेरित कर रहे हैं, मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। इस देश में आप लोग का एक बड़ा काम है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे इस चैनल के मुखिया मेघराज जी से मैं उनकी अंतिम प्रतिक्रिया के रूप में इस कार्यक्रम के अवसर पर उनकी प्रतिक्रिया जानने के लिए निवेदन करता हूँ। जगदीश जी, पहली बात तो मैं मुखिया नहीं हूँ, उसका चैनल का मुखिया तो खुद ही अपने आप में खुद ही वॉइस ऑफ मानवता का मतलब है, आपकी खुद की आवाज है, आप मतलब खुद ही मुखिया, खुद की आवाज का ये है, तो आप इसके सारे मुखिया हैं, तो मतलब ये हम इसमें सिर्फ पीछे बैठ कर चला रहे हैं, ऐसी बात नहीं। लेकिन 2024 में हम चाहते हैं कि हम खुद का राज स्थापित करना चाहते हैं, हम किसी पार्टी के भरोसे कोई भी काम नहीं करना चाहते हैं। वॉइस ऑफ मानवता एक मानव समाज पार्टी खड़ी करेगा और सत्ता में आकर के सिस्टम को चेंज करेगा, और जो भारत में 10 साल के अंदर अंदर इसको अमेरिका के बराबर कंट्री खड़ी कर सकते हैं हम इसमें, जो क्योंकि हमारे पास में बहुत संसाधन है, हमारे लोग इतने मेहनती हैं कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हम मानव समाज का गठन करेंगे, ना कि ये पार्टी जिनको वोट दे देगा हम बस सत्ता तक भेजिए, इनको वोट देते रहेंगे बार बार। और जो खालसा राज, जो गुरु गोविंद सिंह जी का सपना है, संत रविदास जी का सपना है, जो बेगमपुरा राज है, उसके बाद में लागू करेंगे, जो नियम ऐसे लागू करेंगे, जात पात खत्म करेंगे यहाँ से, वो सारा मतलब सिस्टम ऐसा डेवलप कर देंगे कि पूरे वर्ल्ड के अंदर एक नंबर 1 काम करके दिखाएंगे। और 10 साल के अंदर अंदर इसको पूरे वर्ल्ड के मतलब जो अमेरिका, कनाडा की कंट्री है, इसके बराबर खड़ा कर सकते हैं ला करके।
तो ये आप लोगों की साथ है, हम इसमें तभी इसको कर पाएंगे। और मानव समाज का गठन हम बहुत जल्दी कर रहे हैं, तो इस पर आप देख पाएंगे इसको। लेकिन हम किसी को 2024 में किसी और को एंटर नहीं होने रहा है पार्लियामेंट में। हमारे लोग जाएंगे और सिख, मुस्लिम, जैन, ST, SC, OBC के लोग ये जाएंगे और कोई नहीं जाएगा। 3 लोग नहीं जाएंगे वहां पर। समझदार है वहां जो ब्राह्मण है, बढ़िया और ठाकुर, इनको एंटर नहीं होने देंगे पार्लियामेंट के अंदर। खुद जाएगा, खुद इसको संभालेगा। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया मेघराज सिंह साहब। आज के इस कार्यक्रम को हम अब यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे। सभी मेहमानों का, बृजेंद्र पाल सिंह जी का, एडवोकेट संतोष साहू जी का, कलकत्ता से मैनप्रीत सिंह साहब का, और विजय साके जी का जो मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं, और सभी साथियों को हम इस चैनल के माध्यम से अपने अपने प्रमुख विचार रखने के लिए, अपनी कीमती समय देने के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय भीम, जोहार। जय भीम।